एक व्यक्ति के जीवन में साइकोलॉजी जो है वो किस तरह से काम करती है और कहाँ उसे इसकी जरूरत पड़ती है? साइकोलॉजी हमारे माइंड, हमारे ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग है। पहले कमियों की परेशानी थी, अब परेशानियों की कमी है। बिल्कुल। डार्क साइकोलॉजी कैसे एक इंसान को प्रभावित करती है, थोड़ा सा हमें इस बारे में जानें। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता होगा या आपका एनालिसिस क्या कहता है? कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है। ये लोग नॉर्मली डार्क साइकोलॉजी के प्रे यानी डार्क साइकोलॉजी के शिकार ज्यादा होते हैं। इंसान दरअसल 4 इमोशंस के जरिए किसी को भी मैनिपुलेट करने में ज्यादा आसानी महसूस करता है। कुछ लोग हैं जो अपने पूर्वजों से बात करते हैं, हाँ, कुछ लोग हैं जो मरे हुए लोगों से बात करते हैं। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली इल तो है ही। मैं अगर भगवान से बात करता हूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, भगवान मुझसे बात करता है तो मैं इल हूँ। डार्क साइकोलॉजी जब प्यार में एंटर करती है तो किस किस तरह के सिनेरियो बनते हैं? माता पिता जब मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं तो वो किस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। अरे असली प्यार क्या होता है, अधिकतर लोग इस बात को भी नहीं समझते। जावेद अख्तर साहब का शेर है, मैं बचपन में खिलौने तोड़ता था, मेरे अंजाम की वो इब्तिदा थी। ये साइकोपैथ्स के लिए है। सही बात। जहां तक मुझसे मतलब है जहां से वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। जमाने का भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। जब हम इस पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया को अब देखना शुरू करते हैं, भरोसा किसका किया जाए फिर समाज में? तो एम्पैथी जो है वो 2 तरह की होती है। मैं समझ सकता हूं आपके मन में क्या चल रहा है, ये वैचारिक समानुभूति यानी कॉग्निटिव एम्पैथी है। मैं महसूस कर सकता हूं कि आपके मन पर क्या बीत रही है, ये इमोशनल एम्पैथी है, यानी ये भावनात्मक समानुभूति। नमस्कार, स्वागत है आपका द राहुल तिवारी पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। और आज बात एक ऐसे विषय पर जो हमारी जिंदगी से बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। और जिंदगी के चाहे किसी भी पक्ष को हम देख लें, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो है वो एक व्यक्ति को प्रभावित करती ही है। लेकिन किस तरह से ये साइकोलॉजी कभी कभी हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। कभी कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ घटती हैं जो शायद हमारा दिमाग समझ भी नहीं पाता है, और हम धीरे धीरे एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं जिनसे बचना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। आखिर किस तरह से जब साइकोलॉजी अपना डार्क स्वरूप दिखाती है, अपना गहरा प्रभाव दिखाती है, अपना काला पक्ष दिखाती है, तब एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, तबाह हो सकता है। और कैसे इस ट्रैप से हम बाहर आ सकते हैं और अपनी जिंदगी की उस खुशहाली को फिर से पा सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप अत्रे सर, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और सोशलिजेंस के फाउंडर हैं। हजारों लोगों को अपनी जिंदगी को फिर से नॉर्मल बनाने में उनकी मदद कर चुके हैं और समाज में साइकोलॉजी को समझाते हुए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू। निश्चित रूप से सर बहुत गहरा, बहुत ही ऐसा विषय है जिसके बारे में मुझे लगता है कि आम इंसान उतना ही जान पाता है, सुन पाता है, जितना उसको कहीं से सुनने को मिलता है। जब डार्क साइकोलॉजी के बारे में मैंने सुना तो थोड़ा डर मुझे इस शब्द से ही लगा। किस तरह से पूरा ये जो टर्म है ये काम करता है और डार्क साइकोलॉजी कैसे एक इंसान को प्रभावित करती है, थोड़ा सा हम इस बारे में जानना चाहिए। देखिए, डार्क साइकोलॉजी आपने बहुत अच्छे से डिफाइन की। जब काला पक्ष आ जाता है, हमारे ही अंदर देवता है, हमारे अंदर राक्षस है, हमारे अंदर हैवान है, हमारे अंदर भगवान है। हमारे अंदर का हैवान जब सामने आता है तब ऑफ कोर्स कुछ बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होने लगता है। पर डार्क साइकोलॉजी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे एनिमलनेस के सबसे नज़दीक जाती है। अब एनिमलनेस से यहाँ पर जानवर कोई गलत शब्द नहीं है। जानवर मतलब जिसके अंदर जान है वो जानवर है, बराबर। पर जानवर जो है वो इम्पल्सिव है और जानवर जो है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन में एक्ट करता है। जानवर के 2 इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी गोल्स हैं, पहला है सर्वाइवल और दूसरा है प्रोक्रिएशन। बस जहाँ ये 2 गोल्स ट्रिगर हो जाते हैं वहाँ पर एक इंसान जो है वो वापस जानवर की तरफ जाने लगता है। और तब उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन सामने आता है जो जंगल में हमेशा पाया जाता है, और वो इक्वेशन है प्रेडेटर और प्रे का, शिकारी का और शिकार का। जब कभी इंसान अपने अंदर के उस जानवर की इक्वेशन प्रेडेटर और प्रे वाली उसके हिसाब से बिहेव करने लगता है, तब साइकोलॉजी जो है वो डार्क साइकोलॉजी बन जाती है। साइकोलॉजी सर वैसे तो बहुत गहरा विषय है और जाहिर सी बात है कि हर इंसान का वास्ता अलग अलग उम्र के दौर में से पड़ता है। मैंने खुद साइकोलॉजी शब्द पहली बार तब सुना जब मैं 12वीं कक्षा से आगे ग्रेजुएशन के दौरान था।
लेकिन अब बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति के जीवन में साइकोलॉजी जो है वो किस तरह से काम करती है और कहाँ उसे इसकी जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा ये जानना चाहिए। देखिए, साइकोलॉजी का जो फिलहाल आप अगर देखें तो एक उबाल की तरह आया हुआ है। अब हर कोई इस विषय से जुड़े विषयों पर बात करना चाहता है, इस विषय से जुड़े विषयों को समझना चाहता है। आखिर ये क्यों हो रहा है, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या कि हमारा जो समाज है, हमारा समाज कभी भी परेशानियों की कमी से कभी इतना जूझा ही नहीं जितना अब जूझ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पहले कमियों की परेशानी थी, अब परेशानियों की कमी है। बिल्कुल। तो क्या हुआ है, अब हम में से अधिकतर लोगों की जिंदगी में वो जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम्स थी ना, अब वो सॉल्व हो गई है। क्योंकि अब आपको जो है चाहिए अगर, तो आपको 0 इंटरेस्ट रेट पे टीवी भी मिल जाता है, और ऑफ कोर्स पर्सनल लोन देने वाले तो आपको फोन कर करके बोल रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि अब दरअसल बाहर परेशानियां ऑलमोस्ट खत्म हो गई। आप फिल्मों को ही देखिए, फिल्मों से सारे जमींदार गायब है, सारे साहूकार गायब है, सारी वो सुखी लाला गायब है जिनके पास जो है वो माँ का कंगन आपने गिरवी रख के जो है वो फसल के वक्त पे पैसा उगाया था। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब ध्यान से देखें तो अमरीश पुरी गायब है, डैनी गायब है, ये सारे लोग गायब हो गए। ये विलेंस कहाँ है? अब विलेंस बाहर है ही नहीं, क्योंकि बाहर कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं बची। अब सारे विलेंस अंदर। अब सारी परेशानियां इस बात की हैं कि मैं अब बाहर किसी तकलीफ से जूझ ही नहीं रहा हूं। और जब जब एक समाज बाहर पूरी तरह से या काफी तरह से अपने परेशानियों को सॉल्व कर चुका होता है, तो फिर वो अंदर आता है। जब वो अंदर आता है तब उसका ध्यान अपनी सोच पर जाता है, अपनी भावनाओं पर जाता है, अपने कॉम्प्लेक्सेस पर जाता है, अपने बायसेस पर जाता है, अपनी इनसिक्योरिटीज पर जाता है। बिल्कुल। तब उसको अपने एजेंडा दिखते हैं, तब उसको दिखते हैं अपने कॉम्प्लिकेशंस। और जहां वो शुरू हुआ वहां पर साइकोलॉजी आ जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी हमारे माइंड, हमारे ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग है। तो राहुल जी, साइकोलॉजी जो है वो तो अब आने वाले वक्त में आप ऐसा मानिए कि ऑलमोस्ट हर एक शख्स की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाएगा। पर डार्क साइकोलॉजी ये क्यों हो रहा है हिस्सा? ये सवाल बहुत रिलेवेंट है। अगर आप इसको देखें डार्क साइकोलॉजी को, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि पहले हम कनेक्टेड सोसाइटी थे। राइट। हम अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ कर रहते थे। तो पहले अगर आपके पिताजी को ये कहना पड़ता था कि मेरे बच्चे तक पहुंचने के लिए आपको मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा, तो वो ऐसा कह सकता था। क्यों? क्योंकि सारी लड़ाइयां फिजिकल थी। अब आपको किसी के बच्चे को हर्ट करने के लिए उसकी लाश पे से नहीं गुजरना पड़ता, उसके वाईफाई के थ्रू उसके डिवाइस में एंटर करना पड़ता है। राइट। अब आप ही सोचिए, अब जब आप बैठे हैं यहाँ पर और आपका बच्चा पड़ोस में बैठा है और कोई उसको हर्ट करने के लिए, उसको ट्रॉमेटाइज करने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए सिर्फ वाईफाई के जरिए जो है उसके डिवाइस में एंटर कर जाता है, तो फिर अब ये लड़ाई दरअसल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं हो गई क्या? बिल्कुल। आज किसी को अगर किसी से पैसा ऐंठना है तो उसके डिवाइस में एंटर करना है। आज किसी को अगर इमोशनली ब्लैकमेल करना है तो डिवाइस में एंटर करना है। अगर किसी को अपने साथ रिश्ते में होने के लिए मजबूर करना है तो डिवाइस में एंटर करना है। बराबर। तो आप ध्यान से देखिए, साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी इसलिए बनती गई क्योंकि हम अब एक वर्चुअल सोसाइटी में रहने लग गए हैं, जहां पर हम कनेक्टेड ज्यादा हैं पर डिसोसिएटेड भी ज्यादा। और इसीलिए अब लोग हमेशा फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने कहा था ना, प्रेडेटर प्रे का रिश्ता। कई लोग राहुल जी बस तैयार बैठे हैं कि आप कमजोर पड़े और वो अपना एजेंडा फिट करें। बराबर। तो इसकी कोई ट्रिक भी होती होगी, क्योंकि आमतौर पर डिवाइसेस मिलना चलिए आसान है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 140 करोड़ लोग लगभग भारत में रह रहे हैं। हर कोई तो इसका शिकार होता नहीं, लेकिन जो लोग हो जाते हैं वो किन कमजोरियों के कारण इसका शिकार होते हैं? देखिए, मेरे एक बहुत अजीज साइको एनालिस्ट हैं जो कि जिन्हें मैं ऑलमोस्ट अपना रोल मॉडल मानता हूँ, डॉक्टर सलमान अख्तर जी। अख्तर साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं। उनका एक शेर है, वो शेर ये है कि अब ये आप लोगों ने मेरे ख्याल में शेर व शायरी सुनते रहते होंगे, पर ये शेर एक साइको एनालिस्ट का शेर है। जी जी, है ना। तो वो शेर जो है वो इस तरह का है, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ हमें भी खराब होना था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कोई ऐसे ही किसी को डार्क साइकोलॉजी के जरिए मैनिपुलेट नहीं कर सकता।
उसके लिए सामने वाले में एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। ओके। सजेस्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको तब तक किसी के आंगन में एक कांटे का पेड़ लगाने की इजाजत नहीं मिलती जब तक कि सामने वाला उस जमीन को न दे। बिल्कुल। तो वो कांटों के पौध लगाने के लिए सामने वाला जो जमीन ऑफर करता है, वहां पर आकर सजेस्टेबिलिटी आती है। जैसे हिप्नोसिस है, अब आप हर एक को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसमें सजेस्टेबिलिटी लगती है। कुछ लोग जो है वो थोड़ा जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, कुछ लोग जो है वो ट्रस्ट करने के लिए वल्नरेबल हैं, ससेप्टिबल हैं, गलिबल हैं। ये जो लोग हैं, ये लोग नॉर्मली डार्क साइकोलॉजी के प्रे यानी डार्क साइकोलॉजी के शिकार ज्यादा होते हैं, और इसलिए कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ हमें भी खराब होना था। मतलब हम भी बिल्कुल ट्रस्ट करने के लिए तुले बैठे थे। ऐसे लोग नॉर्मली शिकारी स्पॉट कर लेते हैं, और जहां शिकारी ने स्पॉट कर लिया उसके बाद उसका खेल शुरू हो जाता है। बराबर। तो इसमें सर ये बताइए कि जैसे हम दिमाग की बात करते हैं, हर किसी का एक आईक्यू लेवल अलग है, दिमाग के सोचने समझने की क्षमता अलग है। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता होगा, या आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या लड़के जल्दी प्रभावित होते हैं, लड़कियां? क्या पुरुष जल्दी प्रभावित होते हैं, या महिलाएं? किसे ट्रैप में लेना ज्यादा आसान है? देखिए राहुल जी, न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंगल से पुरुष और स्त्री जैसा कुछ नहीं होता। ओके। न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंगल से दरअसल आप कहेंगे पुरुषोचित और स्त्रैण, इस तरह के वर्ड्स आप मान सकते हैं, यानी फेमिनिन और मस्कुलिन, मस्कुलाइन जिसको लोग कहते हैं। तो आपको जिंदगी में अगर ध्यान से देखें तो आपको मैनली विमेन और वुमनली मैन भी मिलेंगे। राइट। अब यहां हम उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ मेन जो हैं वो आप ध्यान से देखेंगे, उनके अंदर सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा होती है, कुछ विमेन में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। तो यहां पर मेन या विमेन की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है सेंसिटिव या कम सेंसिटिव। ओके। या हाई सेंसिटिव। बिल्कुल हाई सेंसिटिव की, जो कि कई बार हाईली सेंसिटिव पर्सन जिनको HSPs कहा जाता है। तो यहां पर जो लोग ज्यादा शिकार होने की आशंका जिनके साथ होती है, वो टिपिकली ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं। अगर एक इंसान ज्यादा सेंसिटिव होगा तो चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो 8 साल का हो, चाहे वो 80 साल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेंसिटिविटी लेवल ज्यादा है तो आप इसके शिकार होने की ज्यादा आशंका रखते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं सर जो सोसाइटी में समय समय पर बढ़ते रहते हैं और उनका जिक्र बहुत होता है। जैसे आज के दौर में अगर हम बात करें तो आतंकवाद उनमें से एक प्रमुख मुद्दा है, धर्मांतरण एक मुद्दा है, लव जिहाद जैसे शब्द हम लोग भी सुन रहे हैं, जिनमें लड़कियां या लड़के आसानी से शिकार हो जाते हैं और फिर वो उस राह पर चल पड़ते हैं। यहाँ डार्क साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, और कैसे जो ये साइकोलॉजी है ये इन क्षेत्र के लोगों में, या जो आतंकवादी हैं या जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे इसको अपना रहे हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं लोगों पर? देखिए, आप चाहे आतंकवाद के लेवल पे बात करें, चाहे धर्मांतरण के लेवल पे बात करें, या दूसरी तरफ आप चाहे, अब आपने जो शब्द कई बार सुने होंगे और आपने भी यूज भी किया था हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो गैस लाइटिंग जैसी, ब्रेटनमी जैसी, या गिल्ट ट्रिपिंग जैसी, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स चाहे मैक्रो लेवल पे चले जाते हैं तो ये आतंकवाद और धर्मांतरण बन जाते हैं, माइक्रो लेवल पे आ जाते हैं तो ये गैस लाइटिंग बन जाते हैं, गिल्ट ट्रिपिंग बन जाते हैं। ये फाइनली कर क्या रहे हैं? मैक्रो लेवल हो चाहे माइक्रो लेवल पे, ये कर क्या रहे हैं? इंसान दरअसल 4 इमोशंस के जरिए किसी को भी मैनिपुलेट करने में ज्यादा आसानी महसूस करता है। वो 4 कौन से हैं? वो है फियर, दूसरा ग्रीड, तीसरा गिल्ट, और चौथा रिस्पेक्ट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप किसी के फियर में टैप कर लीजिए, आप किसी के गिल्ट में टैप कर लीजिए, आप किसी की ग्रीड में टैप कर लीजिए, या किसी के रिगार्ड्स, किसी के रिस्पेक्ट में, रेवरेंस में टैप कर लीजिए, और फिर उसको ट्रैप कर लीजिए। ये खेल मैक्रो लेवल पे हो चाहे माइक्रो लेवल पे हो, इसके उसूल जो है वो तो सेम ही है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल वो भी सेम है, और इसके जो खेल के रूल्स हैं वो भी सेम ही है। आपको किसी के अंदर डर ही तो जगाना होता है। अब इसे एग्जाम्पल ले लें, मुझे आप चाहकर भी भगवान के लिए डर नहीं जगा सकते, बराबर, क्योंकि मेरा भगवान बड़ा मैच्योर भगवान है। मेरा भगवान छोटी छोटी सी बातों का बुरा नहीं मानता, और शायद मुझ पर गया है। सही बात है ना। सबके भगवान उन पर जाते हैं। किसी के भगवान अगर गलती से घास गलत चढ़ जाए तो उसके लिए भी श्राप दे देते। बिल्कुल।
और किसी के भगवान जो है वो उनको पूर्व जन्मों के फलों का, जो कर्मों का फल भी दे रहे हैं। बराबर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भगवान डेटाबेस मेंटेन नहीं करता, मेरा भगवान कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप से चलता है। पर ये मेरा भगवान है, आपका भगवान अलग है, राकेश जी का भगवान अलग है, सबके भगवान अलग है। अब उनको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से कहा जाए, लेकिन भगवान से जुड़ी आप ध्यान से देखिएगा, हम सबके अंदर एक बहुत बड़ी प्रश्नों की लड़ी है, जिसके दो मेजर प्रश्न हैं। पहला, हम मरने के बाद कहां जाते हैं? ठीक, पहला, हम मरने के बाद कहां जाते हैं? बिल्कुल सही बात। पहला सवाल। और दूसरा सवाल, हम मरने के पहले कहां थे? इन दो सवालों का जवाब अधिकतर लोग अगर फियर, ग्रीड, गिल्ट या रिस्पेक्ट से जोड़ दें तो बस हो गई ब्रेन वॉशिंग। बिल्कुल सही बात। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगर कोई मुझे ये कहे, अब ये जो टोने टोटके वाले हैं, ये जादू टोने वाले जो हैं, ये जो तोते लेके भविष्य दिखा रहे होते हैं, ये सारे लोग कौन है? ये सारे लोग आपके उन डरों को ही तो जो है पकड़ते हैं। बिल्कुल। ये बस कुछ टर्म्स सीख लेते हैं, इन्होंने न ज्योतिष पढ़ा, इन्होंने अध्यात्म नहीं पढ़ा, इन्होंने कोई सूफिज्म नहीं पढ़ा, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। ये बस आपको पकड़ते हैं और इन दो सवालों से जुड़ी बातों पर आपका डिस्कशन कर डालते हैं। कितना आसान है किसी को ये कहना कि आपका बुरा समय इसलिए चल रहा है क्योंकि आपकी पीढ़ी के किसी बुजुर्ग को जिसकी मौत हुई है उसको ये वाला प्रॉब्लम था और वो वाला प्रॉब्लम आपके वंश में आया है। अब इस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कैसे करेंगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये टेस्टेबल है ही नहीं। अब जिसे टेस्ट नहीं किया जा सकता उसको प्रूव करना सबसे आसान है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सारे धर्म जो कि आतंकवाद, धर्मांतरण जैसी चीजों पर जाते हैं, वो इन्हीं चीजों के आसपास खेलते हैं। मरने के बाद तुम जब स्वर्ग जाओगे, अब स्वर्ग को अलग अलग शब्द में कभी जन्नत कह लीजिए, कभी पैराडाइज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जब वहां जाओगे तो वहां यही मिलेगा। अरे पर ये तो एक हाइपोथेसिस है। सही बात। इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? और किसने देखा? किसने देखा? सही है। लेकिन गजब की बात है, आप ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस कर दीजिए, कुछ डर बता दीजिए, इन चार इमोशंस में से किसी एक में टैप कर लीजिए और सब आसान हो जाता है। आप मानेंगे नहीं राहुल जी, ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास कई बार। मैं तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं इमोशनल, बिहेवियरल, रिलेशनल और नेविगेशनल प्रॉब्लम से डील करता हूँ। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके केसेस अलग होते हैं, पर उनके भी जब कुछ हमारे पास आ जाते हैं तो उनको रेफर करने से पहले हमको थोड़ा सा उनको समझने में मदद करना पड़ता है। ऐसे भी लोग आते हैं जो आके हमसे कहते हैं कि उनको भूत लग गया। अच्छा। उनको भूत इसलिए लग गया है क्योंकि उन्होंने जो है वो नींबू मिर्ची जो पड़ा हुआ था ना, उसके ऊपर पांव रख दिया था, नींबू मिर्ची पे पांव रख दिया था और इनको भूत लग गया। इनको ऊपरी हवा लग गई, सीधी हवा भी नहीं लग रही है इनको, ऊपरी हवा लगी सीधे। ये भी नहीं समझते कि हिंदुइज्म जो है उसमें लक्ष्मी और अलक्ष्मी दो बहनें मानी जाती है। ये जहां भी जाती है वहां साथ जाती हैं, और लक्ष्मी को जो है वो श्वेत और मीठा पसंद है और अलक्ष्मी को जो है वो खट्टा और तीखा पसंद है। इसलिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अगर हिंदुइज्म के हिसाब से देखा जाए तो जब लक्ष्मी और अलक्ष्मी आए तो अलक्ष्मी अंदर तक ना आए, अलक्ष्मी को बाहर ही जिमा दो। बराबर। तो खट्टा और तीखा बाहर ही लटका दिया। अब किसी को कुछ पता नहीं है, बस लोगों को भूत बाधाएं आ रही। कभी सोचा है आपने क्या क्या चल रहा है? ये सभी धर्मों में है। बिल्कुल सही बात। अब आपने अगर धर्म को, अध्यात्म को समझा हो तो आप ब्लैकमेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म और अध्यात्म तो दरअसल आपको ब्लैकमेलिंग से आजाद करने के लिए था। उसी तरह से अगर आप देखें तो किसी की ग्रीड में, किसी के गिल्ट में अगर आपने टैप कर लिया तो कितना आसान हो गया। बिल्कुल सही। जैसे अब आप मान लीजिए आपने अपने किसी नजदीकी शख्स के साथ कुछ बुरा कर दिया। अब आपने बुरा किया ये कौन बताएगा आपको? वही शख्स बताएगा। बराबर, बिल्कुल। अब अगर वही शख्स आपको दरअसल बड़ा चढ़ा के बताए, एग्जैजरेट करके बताए, ऐसे बताए कि आपने उसके साथ कुछ बहुत बुरा कर दिया, 2 बार कहे, 3 बार कहे, 4 बार कहे, आंख में आंसू लाए, रात की नींदें उड़ाए, तो कुछ वक्त के बाद हमारे मिरर न्यूरॉन्स की वजह से हमारे अंदर समानुभूति, एम्पैथी तो आएगी ना, और हमें बुरा लगेगा कि हमारी वजह से कोई परेशान है। फिर होगा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म शुरू, क्योंकि वो फिर उसके एवज में कुछ मांगेगा। फिर हम देने से थोड़ा सा जो है वो हिचकेंगे, लेकिन फिर एक बार और वो कह देगा कि उसने आपकी वजह से कितना सफर किया है, और फिर आसान हो जाएगा उसका आपसे कुछ ले पाना। बराबर। ये कितनी सिंपल स्ट्रेटेजीज है,
किसी के अंदर का फियर पकड़ो, किसी के अंदर की गिल्ट पकड़ो, ग्रीड पकड़ो और रिगार्ड्स पकड़ो, सब आसान है। तो सर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चाहे कोई साइकोलॉजी पढ़ा हुआ हो या बिना पढ़ा हुआ हो, इस्तेमाल दोनों करते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये चाहे हो सकता है हमारी परवरिश के साथ या हम जहाँ जहाँ से गुजर कर आ रहे हैं उसके साथ हमारे अनुभवों के जरिए ही हमारी ज़िंदगी में एंटर भी कर जाता है। कुछ शब्दों का तो आपने सर खैर सरल कर दिया है तो उस पर तो बात अब नहीं की जा सकती। कुछ शब्द और हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं जिसे हम डार्क ट्राइड पर्सनालिटीज कहते हैं, जिन्हें नार्सिसिज्म या मिकियावेलिज्म या साइकोपैथ जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इनका क्या क्या रोल होता है सर, और ये लोग कैसे कैसे समाज के लिए खतरा होते हैं? देखिए, डार्क साइकोलॉजी में आप ऐसा मान के चलिए कि थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। बिल्कुल। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम चले जाते हैं, ज़्यादा वक्त तक रहे तो चले जाते हैं। इंटेंसिटी का फर्क है। अभी जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी आपने जिसको डार्क ट्राइड की बात कही, एक है नार्सिसिस्टिक जिसको लोग कहते हैं, दूसरा जो है वो मैकियावेलियन। तो अब जो है मैकियावेली जो है वो एक इटालियन डिप्लोमेट थे। ओके। और वो उन्हें जो है वो चाणक्य और मैकियावेली का काफ़ी कंपैरिजन किया जाता है। अच्छा। तो वो एक डिप्लोमेट थे और उन्होंने जो है वो युद्ध को जीतने की और राज करने की और अपने दुश्मन को तोड़ने की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताई थी। तो उन्हें चालाकी से जोड़ा जाता है। बराबर। तो वो जो है वो मैकियावेली जैसी पर्सनालिटी हो तो वो आ जाता है, मैकियावेलियन। दूसरा जो है आपने कहा नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट जो है वो एक ग्रीक कैरेक्टर है जो कि अपने ही प्रतिबिंब से प्यार में पड़ गया था। पानी में अपना प्रतिबिंब देख के। तो ऐसे ही कुछ लोग जो हैं वो इट इज़ ऑलवेज अबाउट देम। वो हर जगह पे जो है वो ऐसा मानते हैं कि वो दुनिया उनके लिए एग्जिस्ट करती है। तो ये नार्सिसिस्टिक जो है वो पर्सनालिटीज होती है। साइकोपैथ्स बड़े अलग होते हैं। साइकोपैथ्स वो लोग होते हैं, साइकोपैथ्स के बारे में बात करना चाहूँगा मैं 1-2 मिनट। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, बड़ी अजीब लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात। हमारे अंदर एम्पैथी 2 टाइप की होती है। अब सिंपैथी और एम्पैथी भी अलग है। तो सिंपैथी सहानुभूति है और एम्पैथी समानुभूति है। तो एम्पैथी जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है कॉग्निटिव एम्पैथी, एक होती है इमोशनल एम्पैथी। यानी मैं समझ सकता हूं आपके मन में क्या चल रहा है, ये वैचारिक समानुभूति यानी कॉग्निटिव एम्पैथी है। मैं महसूस कर सकता हूं कि आपके मन पर क्या बीत रही है, ये इमोशनल एम्पैथी है, यानी ये भावनात्मक समानुभूति है। अगर मुझ में भावनात्मक समानुभूति नहीं है पर वैचारिक समानुभूति का टैलेंट है तो मैं एक बेहद खतरनाक शख्स हूं। क्यों? क्योंकि मैं अब समझ सकता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है और अब उनको उन चारों से जोड़ दूंगा, या तो फियर से या ग्रीड से या गिल्ट से या रिगार्ड से, और आपको बस अब मैनिपुलेट कर लूंगा। इस एक्सटेंट तक करूंगा मैनिपुलेट कि मेरे अंदर की सैडिस्टिक टेंडेंसीज जो हैं वो बहुत सेटिस्फाई हो जाए। भाई साइकोलॉजी में 2 टर्म्स हैं, एक है मेसोकिस्टिक और एक है सैडिस्टिक। मेसोकिस्टिक मतलब अपने आप को दुख में डाल के आपको थोड़ा मजा आता है, और सैडिस्टिक मतलब सामने वाले को दुख में देख के आपको थोड़ा मजा आता है। ये हम सबके अंदर मौजूद है दोनों टेंडेंसीज। ऐसा नहीं है किसी में नहीं है, सब में है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो साइकोपैथ जो है वो कॉग्निटिव एम्पैथी के जरिए अपनी सैडिस्टिक टेंडेंसीज को फुलफिल करता है। जावेद अख्तर साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है। अब मैं सलमान अख्तर साहब का शेर बोलूं और उनके बड़े भाई का ना बोलूं जावेद अख्तर साहब का तो अजीब हो जाएगा। जावेद अख्तर साहब का शेर है, मैं बचपन में खिलौने तोड़ता था, मेरे अंजाम की वो इब्तिदा थी। कभी सोचिए, ये साइकोपैथ्स के लिए है। सही बात। इनके अंदर जो है, इनके अंदर सेंसिटिविटी होती ही नहीं है, पर सेंसिटिविटी दिखाने की और सेंसिटिविटी किसी को प्रदर्शित डिमॉन्स्ट्रेट करने की अमेजिंग थिएट्रिक एबिलिटी होती है, नाटकीय। और ये इसमें कमाल होता है, और ये कोई बन नहीं सकता। साइकोपैथ्स बनते नहीं है, ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, परवरिश, परिवार, परिवेश, परिस्थिति, इन सब का मिला हुआ ऐसा कॉकटेल है जो कि आप ऐसा मानिए कि 100 में से 4-5 लोगों में आ जाता है। और ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा दर्दनाक है, क्योंकि देखा जाए तो वो विक्टिम भी है कल्प्रिट होने से पहले, पर अब देखा जाए तो आप देखेंगे सभी कल्प्रिट विक्टिम है, सभी विक्टिम कल्प्रिट है। अब ये साइकोपैथ्स जो हैं
या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज जो हैं, या जिनमें मैकियावेली के गुण है, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग आपको कहीं आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नेचुरल टैलेंट है, इनके अंदर कहीं से कुछ ऐसा आ गया है जो कि आप ऐसा कहें कि वो, जिसे हम कहते हैं ना कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, राइट। ये उस तरह का है। शायद उनको पता भी नहीं होता कि उनके अंदर से इस तरह की चीजें हो रही है, या उन्हें पता होता है? शुरुआत में नहीं पता होता, शुरुआत में नहीं पता होता। देखिए, शुरुआत में हमें से किसी को पता नहीं होता हमारे अंदर क्या है। बराबर। शुरुआत में किसी को पता नहीं होता है। वो तो जब क्या होता है, जिस चीज से रीइंफोर्स होता है या रिवॉर्ड होता है, वो चीज रिपीट होती है। तो अगर रीइंफोर्स हो गई कोई चीज या रिवॉर्ड हो गई, तो फिर हम उसको रिपीट करने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो आप किसी बच्चे को ये कहें कि वो डांस में अच्छा है, तो वो होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वो रीइंफोर्स हो रही है, रिवॉर्ड हो रही है। राइट। बस उसी तरह से इनकी वो टेंडेंसीज की वजह से फुलफिलमेंट होता है। पर इनको शुरुआत में इतना तो पता होता है कि ये बचपन में खिलौने तोड़ते थे, इनके अंजाम की वो इब्तिदा, कुछ न कुछ तोड़ेंगे तो उनको वो तोड़ेंगे। अच्छा, उनसे पहले उनके आसपास वालों को पता चल जाता है, माता पिता को पता चल जाता है, दादा दादी नाना नानी, इन सबको पता चल जाता है। और इसीलिए मेरा मानना है कि अपने बच्चों को ऑब्जर्व भी किया कीजिए, ताकि वो अपना नुकसान भी ना करे और समाज का भी नुकसान ना करे। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है उनमें टेंडेंसीज देखना। लेकिन देखिए कितनी खतरनाक पर्सनालिटी है जिसको हम साइकोपैथ कहते हैं। और समाज की एक वो देखिए आप कि कोई किसी को भी उठाकर इस शब्द का इस्तेमाल कर लेता है कि साइकोपैथ है, तो अरे वो तो साइकोपैथ है, तो बड़ा हुआ। एक सर आपने भी बात बताई कि आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। मेरी जिज्ञासा है कि क्या अंतर होता होगा दोनों में, और आपके पास जो केस आते हैं वो कैसे आते हैं, और जो शिफ्ट होते हैं या उन तक जाते हैं वो केस कैसे होते हैं? देखिए, साइकोलॉजी के अगर आप धड़े देखें तो 3 निकलेंगे। एक है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एक है क्लिनिकल साइकोलॉजी, और एक है काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब क्या होता है कि इसको आप ऐसे समझिएगा कि जब तक आप अपनी परेशानी और अपने बीच के भेद का बोध रख रहे हैं, भान रख रहे हैं, यानी ये मैं हूं राइट और ये मेरी परेशानी है, जब तक इन दोनों के बीच के भेद का भान आपको है, तब तक आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ये भान जहां गुमा, वहां आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के कैसे। दूसरा, जहां पर भी इमेजिनेशन और रियलिटी की वो जो धूमिल बाउंड्री है वो क्रॉस हुई, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का केस है, वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का केस। वो दवाइयों से फिर ठीक होता होगा? वो साइकियाट्रिस्ट है। ओके। तो साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलके कई मामलों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, जिनमें ऑफ कोर्स काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो लीगली दे आर नॉट अलाउड टू इंटरवीन देयर। और कई जगहों पर आप जो है वो देखेंगे कि साइकियाट्रिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो काम करता है। तो जैसे रियल इमेजिनेशन जो है, रियलिटी, उसके बीच का भेद अगर गुम हो गया, जैसे किसी ने कहा कि मैं एलियन से बात करता हूँ, अब किसी ने अगर ये कहा कि मुझे जो है वो इस वक्त जो मैं आपके साथ बैठा हूँ राहुल जी, और आपके पीछे जो ये लड़की है, ये लड़की बार बार मेरी तरफ क्या इशारा कर रही है, तो ये जो है ये बड़ा पेनफुल है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि ये नहीं है, उसे यकीन है कि ऐसा है। ये जो है ये केस अलग हो गया, क्योंकि ये दोनों जो मैंने कंडीशन कही ना, आपकी और आपकी परेशानी के बीच के भेद का भान और रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का भेद का भान, अगर ये खत्म हो गया तो फिर ऑफ कोर्स ये उधर चला जाएगा। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, मतलब आज चूंकि बात निकली है तो मुझे भी ध्यान आया कि कुछ लोग हैं जो अपने पूर्वजों से बात करते हैं। हाँ। कुछ लोग हैं जो मरे हुए लोगों से बात करते हैं। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली इल तो है ही। अब ये बड़ा अजीब है, क्योंकि मैं अगर भगवान से बात करता हूं तो मैं स्पिरिचुअल हूं, भगवान मुझसे बात करता है तो मैं इल हूं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो उसी तरह से मैं अगर पूर्वजों से बात कर रहा हूं अपने, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, और अगर मुझे लगता है पूर्वज मुझसे बात कर रहे हैं, अब मैं इल हूं पक्का। तो ये बड़ा अजीब सा फर्क है। बिल्कुल। और देखिए सर, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। नईम अख्तर खादमी साहब एक शायर हैं बुरहानपुर के, उनका एक शेर मेरे को याद आता है कि जहां तक मुझसे मतलब है जहां को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। कितनी खूबसूरत बात। जमाने का भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। तो ब्यूटीफुली पुट। तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया को अब देखना शुरू करते हैं, हालांकि कोई व्यक्ति इतना अवेयर होकर तो नहीं देखता होगा, लेकिन भरोसा किसका किया जाए फिर समाज में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर मासूम दिल को चतुर दिमाग जरूरी है। दिल को कभी चतुर नहीं होना चाहिए, दिल को मासूम ही रहना चाहिए, लेकिन दिमाग को चतुर रहना चाहिए। बराबर। अब वैसे साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो दिल धड़कने की काम करती है और ब्लड को इधर उधर सर्कुलेट कर रही है, दोनों चीजें दिमाग में ही है, बराबर, ब्रेन में ही है। एक्चुअली मस्तिष्क इज द राइट वर्ड, दिमाग तो मन के लिए है।
तो अगर आप ध्यान से देखें, माइंड के लिए है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हमेशा आंखें खुली रखनी है। आपको हमेशा अपना रेडर जो है, अपना एंटीना जो है, वो एक्टिवेटेड रखना है। पर जब तक आपको बहुत क्लियर वजहें ना मिलें किसी पर शक करने की, यकीन से शुरू किया जाना हमेशा अच्छा है। बराबर। तो मैं आपसे यकीन से शुरू करूंगा, लेकिन मैं लगातार अपने यकीन की जो हाइपोथेसिस है उसके लिए डेटा इकट्ठा करता रहूंगा, उसको या तो प्रूव करने के लिए या डिस्प्रूव करने के लिए। और ये रियल टाइम चलता रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। ये देखिए, ये जो लगातार चौकन्ना रहने की जो पीड़ा है, ये हर जानवर के लिए है। सही। हम कहाँ हैं? सही बात। मतलब एक हिरण से लेके, एक शेर से लेके और एक चीते तक या किसी मकड़ी तक, सबको जो है वो ये नेचर ने जो है ये चौकन्ना रहने की जो पीड़ा है वो दी है। ह्यूमन बीइंग्स इससे कैसे बचे? सही बात है। अब जब हम प्यार में होते हैं सर, तो जाहिर सी बात है कि हम दो लोग होते हैं और हम एक दूसरे का भरोसा आसानी से कर लेते हैं। डार्क साइकोलॉजी जब प्यार में एंटर करती है तो किस किस तरह के सिनेरियो बनते हैं और कैसी कैसी परिस्थितियां मतलब भयावह तक निर्मित हो सकती हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि क्या है राहुल जी, प्यार बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसा कि मैंने कहा था, हर स्पीशीज का जो इवोल्यूशनरी गोल है वो तो दरअसल सिर्फ दो है। क्या है? सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन। बराबर। यानी आई वुड लाइक टू स्टे अलाइव फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड टू लीव प्रोजेनी, टू हैव चिल्ड्रन, ताकि मेरा जो है वो लेगेसी जो है, मेरी विरासत वो आगे बढ़े। ये सारे जानवरों में है, हम भी जानवर हैं, हमें भी ऐसा होता है। बिल्कुल। तो आज तक अपने बच्चों का ख्याल रखो, इसके लिए गाने नहीं बने, लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल रखो, इसके लिए बहुत गाने बने। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि नेचुरली ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट wired just like any other animal. Human beings are not wired to take care of their parents. They are wired to take care of their kids. Okay. तो सारी जितनी इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई है वो सारी की जो है वो अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए हुई है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं प्यार, चूंकि आपने कहा था सिर्फ रोमांटिक प्यार तो नहीं होता, सभी तरह का प्यार होता है। सही बात। आपको जान के आश्चर्य होगा राहुल जी, जितने व्यूअर्स हैं उनको भी ये बताऊं, एज साइकोलॉजिस्ट मैंने माता पिता द्वारा इमोशनली ब्लैकमेल्ड जितने बच्चे देखे हैं, उतना तो लवर्स द्वारा इमोशनली ब्लैकमेल्ड लवर्स नहीं देखे। मतलब माता पिता जब मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं तो वो किस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको तो नस नस की वाकफियत है। बिल्कुल सही। उनको तो बच्चे की एक एक चीज के बारे में पता है। बच्चों को मैनिपुलेट करना माता पिता क्यों करते हैं? अब ये सवाल बड़ा अजीब है। अब कुछ लोग जो है, हो सकता है कमेंट में यहाँ पे लिखें कि अरे ये कौन, ये क्या जानता है कि माँ क्या होती है, ये क्या जानता है पिता क्या होती है। पर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट जो मैंने देखा है वो तो शेयर करना बनता है। अब सवाल ये उठता है कि माता पिता जो है वो भी है तो इंसान ही। माता पिता को जब ऐसा लगता है कि उनको एक इक्वेशन में कम जितना मिलना चाहिए उससे कम इंपॉर्टेंस मिल रहा है, तो फिर वो भी तो ऐसे चीजें बोलेंगे ना कि लहू का रंग मेहंदी की बू ने ले लिया, बेटा बड़ा हुआ तो बहू ने ले लिया। सही बात। और आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक अजम्पशन है कि बेटा तो पैदा हमने अपने लिए किया था, राइट, उसके लिए नहीं किया था, बेटे के लिए, और बहू के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल। अब ये कितना गलत अजम्पशन है। पर आप ध्यान से देखिए, ये सब के सब जो है वो आप देखेंगे ऐसे न जाने कितनी बातें हैं जो प्यार की बातें की जाए तो माता पिता के नाम पर या माता पिता के द्वारा काफी सारे मैनिपुलेशन के केसेस सामने आते हैं। अब उल्टा भी है, बच्चे माता पिता को जितना मैनिपुलेट कर लेते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता। बराबर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बच्चे जो हैं वो जानते हैं कि वो माता पिता की कमजोरी है, तो वो जितना मैनिपुलेट कर लेते हैं, अब कभी जायदाद में हिस्सा देने के लिए, कभी जो है वो किसी काम को करने की छूट देने के लिए, ये सब जो है आप ध्यान से देखिए, ये माता पिता को ब्लैकमेलिंग कितनी आसानी से हो जाती है। और जब ये रोमांटिक रिश्तों में एंटर करता है तब ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाता है। क्यों? आइए उसको समझें। क्या होता है राहुल जी, इंसान कभी भी
सेल्फ प्रिजर्वेशन में सबसे पहले एक्ट करेगा। ओके। उसके बाद जो है वो बाकी चीजों के बारे में सोचेगा। यहाँ पे बस थोड़े एक्सेप्शंस हो जाएंगे माता पिता बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन ये दोनों इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी गोल्स थे। बराबर। पर जहां मेट यानी अपने पार्टनर को ढूंढने का वक्त आता है, जब ढूंढने की बात आती है तो चीजें बदल जाती हैं। अब चीजें किस तरह बदलती हैं? एक मैन, एक वुमन, शायद निदा फाजली का जो एक शेर है उसमें रिप्रेजेंटेड जो ख्याल है उससे बायोलॉजिकली बंधा है। वो शेर है, हर एक सूरत भली लगती है कुछ दिन, लहू की शोभदा कारी से बचिए। यानी हम सब के लहू में एक मानसलता है। हम सब जो हैं, हम सब लोग मोर द मेरियर वाले ख्याल से कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं। फिर वहीं आ गए हम, ग्रीड। तो जिंदगी में कोई हमारा हो और सिर्फ हमारा हो, ग्रीड, उसे किसी भी हाल में नहीं खोना है। फियर। बराबर। वो अगर दूर जा रहा हो तो उसे इस बात की ग्लानि उपहार में देना है कि तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है और तेरे जाने से देख मेरा क्या हाल है। गिल्ट। और तू मेरा खुदा है। रेवरेंस। कभी सोचा है आपने एक इंसान जो कि 16, 17, 18 साल के बाद अभी तक डिपेंडेंट था, राइट, अपने माता पिता पर, अपने परिवार पर, अब जाके वो इंडिपेंडेंट होना शुरू होता है और एक इंसान आता है और उसको फिर से डिपेंडेंट कर देता है। इससे बड़ा कभी आपने सोचा है किसी इंसान के लिए ट्रॉमा क्या हो सकता है? कि 17-18 साल तक मैं अपने माता पिता पर आश्रित हूं, अब जाके मैं सच में संदीप, इंडिपेंडेंट संदीप की तरह जीने का वो सुख भोगूंगा जिसके लिए मुझे समाज ने तैयार किया था। और अब जैसे ही मैं इंडिपेंडेंट होने आया वैसे ही कोई और आया और अपनी मेटिंग की डिजायर जो कि बायोलॉजिकली गवर्न्ड है उसकी वजह से मुझे फिर इमोशनली डिपेंडेंट बना दिया। तो मैं तो वो फूल हूं जो कभी खिला ही नहीं। मैंने तो कभी अपनी जमीन तलाशी ही नहीं। अब तुम मुस्कुराओगी तो मैं मुस्कुराऊंगा, अब तुम रोओगी तो मैं रोऊंगा। और हां, मैं ये भी बोलूंगा बीच में कि सुन रहा है ना, रो रहा हूं मैं, तो देखा जाए जताने की कोशिश भी करूंगा। अब वो है खुदा के लिए, लेकिन वो है तो सामने वाले के लिए भी। सही बात। सामने वाले को ये गाने भी सुनाऊंगा, तू औरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, ऐसे गाने भी चलते थे एक वक्त। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। कभी सोचा है आपने इससे ज्यादा अगली इंग्लिश वर्ड जो अगली है, राइट, इससे ज्यादा गलीच बात और क्या हो सकती है? अरे असली प्यार क्या होता है, अधिकतर लोग इस बात को भी नहीं समझते। भाई असली प्यार ये है राहुल जी कि दो लोग साथ आते हैं एक दूसरे की बेहतरी को और ज्यादा एड करने के। बिल्कुल सही बात। वो एक बड़ा अच्छा शेर है कि दो दिल मिलके क्या बनेंगे एक दिल, दिल के हरफों में इत्तेफाक नहीं होता है। इसका मतलब ये कि अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो वो हर्फ जो है वो अलग अलग। तो अब ये देखिए आप, यहाँ पे लोग जो हैं वो दो दिल बनने के चक्कर में अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहे हैं। तो ये जो मैनिपुलेशन यहाँ पे होता है ये तो इसलिए और ज्यादा बुरा है क्योंकि आपने एक इंसान के अंदर जितना पोटेंशियल था, जो विभव था, एक इंसान के अंदर जो पॉसिबिलिटीज थी, जो अपॉर्चुनिटीज थी, आपने उसको मार दिया। तो फूल खिला ही नहीं और आपने उसे तोड़ लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके बालों में बेहतर लगता है। बराबर। ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। सर कुछ वर्ड्स ऐसे सोसाइटी में जो बहुत ज्यादा एक कीवर्ड की तरह देखे जाते हैं। जैसे अगर कोई महिला है, लड़की है और वो थोड़ी बहुत भी पढ़ लिख कर जॉब करती है तो उसको एक तमगा मिलता है सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन का। पुरुष है, उन्हें हमेशा
एक मस्कुलाइन के तौर पर, अल्फा मेल या उस तरह के मेल के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा चाहे 4 साल, 5 साल, 6 साल का है, लेकिन वो पड़ोसी के बच्चे से या सोसाइटी के दूसरे किसी कपल के बच्चे से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। माँ बाप से हमारी अपेक्षा होती है कि उसके पिताजी उसको इतना देकर गए हैं। तो ये जो हम फ्रेम किए गए हैं इस तरह के शब्दों के इर्द गिर्द, और हमने बना लिया है कि यार पुरुष तो वैसे ही रहेगा, मैं महिला हूं तो मैं ऐसी ही हूँ, क्या ये भी कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करते हैं साइकोलॉजिकली, और फिर हम उसी तरह का बिहेव करना या उसी तरह का बनना जो है शुरू करते हैं? देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी डार्क होना शुरू हो गई। आप ध्यान से देखें तो क्यों डार्क होना शुरू हो गई? क्योंकि आप यहाँ पर जो है वो सिनर्जी की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो है वो दोनों का विन विन हो ऐसा कोशिश नहीं कर रहे। आप यहाँ पर जो है वो विन लूज चल रहे हैं कि मैं जीतूं और आप हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम हारो ना हम हारे वाली बात। और ऐसे लोग जब साथ आते होंगे तो फिर तो और सिनेरियो बदल जाता है, और ज्यादा सिनेरियो बदल जाता है। क्योंकि इन सारे केसेस में जो आपने बोला, इन सारे केसेस में दरअसल आपने एक बहुत बड़ी गलती की, मतलब हमने बहुत बड़ी गलती की वहां पे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने इसे इस तरह देखा कि एक औरत को ब्लैकमेल करना और ये कहना कि तुम अगर मां नहीं बने तो तुम अधूरी हो, अच्छा, इससे बड़ा डार्क साइकोलॉजी और क्या हो सकता है? सही बात। वो सदियों से होता आ रहा है, सदियों से चला है। हमारे सारे धर्मों में कभी वुमन को चुड़ैल बोल दिया जाता है, कभी डायन बोल दिया जाता है। आप सोच नहीं सकते क्या क्या वर्ड्स हैं। मेन के लिए इतने वर्ड्स क्यों नहीं है? मेन को इतने वर्ड से क्यों नहीं बुलाया जाता? ये डार्क साइकोलॉजी नहीं है तो क्या है? बराबर। आज किसी औरत को उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के नाम पे जितने शब्द दिए गए हैं, बिल्कुल, अब वो मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। हम सब वो शब्द ऐसे यूज कर लेते हैं जैसे कि ये शब्द तो हमारी वोकैबुलरी का हमेशा से हिस्सा था। मेन के लिए ये वर्ड्स क्यों नहीं है? ये सारे वर्ड्स विमेन के लिए क्यों? ये भी डायरेक्ट साइकोलॉजी है। अब अगर आप चेक करें तो विमेन ने ओवर कंपेंसेट करने के लिए एक अलग, जैसे हम कहते हैं ना 180 डिग्री, राइट, तो इधर थे, समाज इधर था, अब ओवर कंपेंसेट करने के लिए समाज को इधर टिल्ट करना शुरू कर दिया। और फिर हमारे यहां उल्टा हुआ शुरू कि एक मेल टीचर जो है वो फीमेल स्टूडेंट को घूर भी नहीं सकता। बिल्कुल। और बरसों हमारी स्कूलों में फीमेल टीचर्स ने मेल स्टूडेंट को ताड़ से लगाए 2-4। बिल्कुल सही बात। क्यों भाई? ये हक किसने दिया आपको कि चूंकि मैं लड़का हूं इसलिए आपने उठा के मुझे 3 जो है वो चाटे रसीद दिए, पर चूंकि मैं लड़की हूं इसलिए मुझे घूर के भी नहीं देखा जा सकता? सही। ये डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा नहीं क्या? वो सारे तौर तरीके जिनसे आप फायदा लेने की कोशिश करें वो डार्क साइकोलॉजी के अंतर्गत ही तो आता है। हाँ, आप एक ऐसा फायदा क्रिएट किए जिसमें दोनों का विन विन हो रहा हो तो कोई लॉजिक बनता है। बिल्कुल। अब आपके पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ो। ये जो हम ये बड़ा अजीब लगता है कहना, लेकिन हम सब लोग इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी बन गए। हमको इंडिविजुअल को ओरिएंटेशन देना था तो हम बहुत अलग चले गए। आप कभी सोचिए सोशल मीडिया क्या करता है? साइकोलॉजी में एक वर्ड है वॉयर। वॉयर मतलब क्या? वॉयर मतलब छुप के देख कर सुख लेने वाला, उसके लिए वर्ड है वॉयर। अब ये जो वॉयर है ये क्या है? वॉयर मतलब मुझे बड़ा सुख होता है जब मैं किसी के दरवाजे की वो छोटी सी झिर्री से किसी के घर में झांकूं। सोशल मीडिया ने क्या इसी वॉयरिस्टिक टेंडेंसी को एक पूरा बिजनेस मॉडल नहीं बना दिया? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। भाई, घर का घमासान मोहल्ले का मनोरंजन होता है। आज मैं आपके दरवाजे की वो झिर्री खोल के देख पाता हूं आपके घरों में क्या चल रहा है। इसका सुख मेरे अंदर अभी तक
नहीं आ पाता था क्योंकि समाज ने ऐसा ढांचा बनाया था कि मेरे अंदर की वो जो टेंडेंसीज थी वो दबी हुई थी। अब सोशल मीडिया की तरह आप आए और आपने उसे बिजनेस मॉडल शानदार बना दिया। और हाँ, उसी दौरान आपने वुमन की एग्जिबिशनिस्टिक टेंडेंसीज, क्योंकि जब एक वुमन तैयार होती है तो वुमन अपने लिए तैयार होती है, किसी मेन के लिए तैयार नहीं होती है। सजना है मुझे सजना के लिए, ये एक आदमी ही लिख सकता है, एक औरत लिख ही नहीं सकती। सही बात। जितने औरतों के नाम से गाने हैं 99% वो गाने मेल लिरिसिस्ट ने लिखे हैं। बिल्कुल सही बात। थोपी गई टेंडेंसीज है ये मेल की डिजायर्स की वुमन के दिमाग में। क्या डार्क साइकोलॉजी। आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास। कोई लड़की नहीं कहती है। एक मेल लिरिसिस्ट आया, उसने मेल डायरेक्टर के साथ बैठ के, मेल म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के गाना बना दिया और हम कहते हैं वुमन ऐसा फील कर। पर एक वुमन जब तैयार होती है, आईने के सामने खड़ी होती है, तो वो अपने लिए तैयार होती है, वो अपने लिए खूबसूरत दिखना चाहती है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इंस्टाग्राम ने उसको लाइक्स से जोड़ के, शेयर कमेंट से जोड़ के डार्क साइकोलॉजी यूज नहीं किया बिजनेस मॉडल बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात। आप देखेंगे ये अल्फा मेल्स जिनको बचपन से कहा जाता है कि नाइस गर्ल्स डोंट शाउट, ब्रेव बॉयज डोंट क्राई, एक साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठ के जब रोते हैं ना, तब इनको पता चलता है कि इनके अपने माता पिता ने इनको किस चीज से इतने वक्त महरूम रखा। बिल्कुल सही बात। तो ये खेल इतना बड़ा और इतना वृहद है कि आप सोच भी नहीं सकते राहुल जी। कंडीशनिंग के नाम पे जो किया जाता है हमारे यहाँ, वो डार्क साइकोलॉजी का इतना अमेजिंग एग्जाम। बिल्कुल सही है। इसमें सर अगर हमें ऐसा पता चले कि मैं मैनिपुलेट हो चुका हूँ, मैं अब अपना जो एक वैल्यू है वो खो रहा हूँ, या मुझे कहीं ना कहीं अपने आप से भी दूर किया जा रहा है, अपने विचारों से दूर किया है, तो किस तरह का सपोर्ट जो है वो व्यक्ति ले सकता है? किससे मिले, क्या करे, कैसे समझे, कैसे बाहर आए? ये राहुल जी, पहले तो मेरा सच में मानना है कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत तो तीसरे चौथे लेवल पे आनी चाहिए। पहले लेवल पे तो इंसान जो है वो इंट्रोस्पेक्शन करे, खुद का अंतर्मन, खुद का चिंतन जो है उसका अवलोकन करे। दूसरे लेवल पे फिर परिवार आता है, परिवार में ऐसे लोग हों जो उसकी मदद करें। तीसरे लेवल पे फिर फ्रेंड्स आते हैं। और अगर इस सब के बावजूद अंदर की जो गांठें हैं वो खुल न रही हैं, तब जाके वो साइकोलॉजिस्ट के पास है। क्योंकि सीधे साइकोलॉजिस्ट और सीधे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना जो है ये समाज के लिए अच्छा नहीं। पर अभी वापस लौटूं आपके सवाल पे कि उसके लिए मदद के क्या तरीके होने चाहिए। पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही बात। याद है हमें हमेशा से कहा जाता था। तो प्रिवेंट करना हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूं कि पहली सिगरेट न पीने के लिए जितनी विल पावर लगती है, वो आखिरी सिगरेट छोड़ने के लिए जो विल पावर होती है उससे कहीं कम होती है। बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ कहावत हुआ करती थी कि जिस गली जाना नहीं उसका पता नहीं पूछना चाहिए। कितनी खूबसूरत लाइन। सही बात। तो पहले तो प्रिवेंशन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। प्रोएक्टिवली आप बस इतना ध्यान रखें, अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करते हो या जो आपकी बाउंड्रीज पुश करते हो। बिल्कुल। मैं आपको अपने घर में कब ड्राइंग रूम तक रखना चाहता हूं, कब एज अ फ्रेंड भी अपने रूम तक लाना चाहता हूं, और कब किचन में मेरे साथ खड़े होकर बात करने का हक देता हूं, ये तय करना मेरा हक है। कुछ को तस्लीम तक भी रख छोड़ो, क्या जरूरी है सब यार बने। बिल्कुल सही बात। हमारे यहाँ आज कुछ अजीब सा हो रहा है। हमारे यहाँ पसंद आने की होड़ इतनी ज्यादा है कि सामने वाला ये शर्त रखकर कि अगर तुमने ऐसा करने दिया तो तुम मुझे पसंद आओगे, इस शर्त को रखकर आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। तो पहले तो लोगों को बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करने थे। वो पहली बार जब वो एक मजाक करें, उस वक्त
जब आप बुरा माने और वो कहे अरे अरे आप बुरा मान गए, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो उन्हें देख कर कहे कि मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग ना, देखिए गैस लाइटिंग क्या होती है, गैस लाइटिंग ये होती है कि भाई मैं, आप और मेरी बागड़ है, अब आपकी बागड़ जो है वो मान लीजिए 70 फीट की बागड़ है आपकी, आपके उसके बाद, और मेरी इधर के 70 फीट का है, बीच में बागड़ है और उस साइड आपका एरिया है, मेरा एरिया है। अब आप जो है वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री मेरे अंदर की पुश कर रहे हैं, बराबर, शने शने आप उधर बढ़ते हाँ जा वो रहे बहुत चने चने, तो वो 70 से कब 60 हुई, कब 55 हो गई, वो पता ही नहीं चला। हैं। बिल्कुल सही बात। और ये बड़ा अमेजिंग तरीके से होता है, और इसीलिए थोड़ा वक्त लेकर ट्रस्ट करें। लोगों के द्वारा पसंद किए जाने की जिद्दोजहद में कहीं पर जल्दबाजी ना करते। बिल्कुल सही बात। बड़ा अच्छा जगजीत सिंह गजल का शेर है, आहिस्ता आहिस्ता, बड़ी अच्छी गजल है, उसका शेर है कि वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल सही। तो चीजों को आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, वक्त लीजिए, और फिर भी अगर लगता है तो फिर आप जब साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो जो CBT एक टेक्निक है भाई, जो एक थेरेपी की पूरी विचारधारा है, स्कूल ऑफ थॉट है, DBT है, साइको एनालिटिक टेक्निक्स हैं, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, इनके जरिए आप अपनी जिंदगी का अपना खुद का हिस्सा फिर रिक्लेम कर पाते हैं। पर वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन है। या सिंपल से शब्दों में कहा जाए तो अगर आपको लगता है कि कहीं आपके बाउंड्रीज में कोई आ रहा है तो छोड़ देना उसे, सबसे आसान है, या वहां से दूर हो जाने में आपकी भलाई। और उसे ट्रेन करना, भाई हमें लोगों को ट्रेन तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। अली ज़रियून एक पाकिस्तान के शायर हैं, उनकी गजल मुझे याद आ रही है, मुझे लगता है इसका समापन इससे बेहतर नहीं हो सकता है। और उससे पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा सर कि जब आपसे मेरी बात हो रही है और संवाद के बीच में जो पॉज है और ये जो जानकारियाँ हैं, मुझे लगता है इस तरह के विषय लोगों के पास आने चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि लोग विषय को या तो बहुत सतही स्तर पर देख रहे हैं या विषय को सुनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब हमारी जिंदगी का सवाल हो, जब हमारे ही भले के लिए कोई इस तरह की चर्चा हो, तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें आगे आनी चाहिए। तो अली ज़रियून ये कहते हैं कि नशे में ये क्या समझ लिया था, खुदा को बंदा समझ लिया था, क्या और हम उसके दिल तक पहुंचते कैसे, बदन को रास्ता समझ लिया था, और मिलन जुदाई तड़प उदासी ये खेल सारा समझ लिया था, और उसे यूं छोड़ा कि उसने हमको बहुत ज्यादा समझ लिया था। अरे सो ट्रू। और फिर मैं भी इसको एंड करूं जी कि ये सब होने के बाद भी अगर आपने अपने मन पे कंट्रोल नहीं रखा तो फिर आप एक शेर दरअसल अपने लिए बोलते हैं, और वो शेर पता है क्या होता है, वो ये था, जादू था या तिलिस्म तुम्हारी जुबान में, तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था। क्या बात। तो ये जैसा कि अभी बता रहे थे राहुल जी, उस एक्सटेंट से इस एक्सटेंट तक पहुंचने के बीच में ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो निश्चित रूप से जब डार्क साइकोलॉजी हमारी जिंदगी में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो शायद हमारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकती है। और निश्चित रूप से जो शिकार होता है वो इसके परिणामों से ज्यादा वाकिफ है, बजाय कि समाज के तौर पर हम उसे बाहर से देखते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। डॉक्टर संदीप अत्रे सर, जो निश्चित रूप से साइकोलॉजी में विगत 2 दशकों से लोगों की मदद कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर लोगों को सपोर्ट करने का काम करते हैं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस तरह के मेहमान जब पॉडकास्ट में आते हैं, इस तरह के विषय पर बातचीत करते हैं, तो समाज के बहुत सारे लोग जिन्हें ज़रूरत है सहायता की, जिन्हें ज़रूरत है इस तरह के विषयों को जानकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, ये पॉडकास्ट उनकी ज़िंदगी में एक वैल्यू ज़रूर ऐड करता है। सर आप आए, इतना अमूल्य समय दिया, और मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बार बार होते रहना चाहिए, अलग अलग विषयों पर होते रहना चाहिए। आपने आज समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी। राहुल तिवारी पॉडकास्ट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किस विषय पर पॉडकास्ट किया जा सकता है, डॉक्टर संदीप अत्रे सर के साथ अगर हम अगली बार पॉडकास्ट करें तो क्या विषय होना चाहिए, इस तरह के सुझाव भी आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप भेज सकते हैं ताकि उनकी जिंदगी में भी बेहतर बदलाव आ सके। और इस तरह के और पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। इस पॉडकास्ट को यहाँ तक आपने सुना, बहुत धीरज के साथ आप बने रहें, उसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।